नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले लेक्चर में फैराडे के प्रयोग और लेंज के नियम हमने पढ़ा था। लेंज का नियम एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेंज का नियम मूलतः ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम आपको बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। अब अपन लौटते हैं सब। अब आ जाइए फैराडे के नियम। ठीक है साहब, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम में तो दो नियम है। पहला नियम थ्योरेटिकल, प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम प्रक्रिया को बताता है, उस प्रक्रिया को बताता है जिसके अंतर्गत विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो पहला नियम कहता है जब किसी परिपथ या कुंडली है ना से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जैसा अपन ने कल प्रयोग के विश्लेषण में बताया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। मतलब अपन सामान्य शब्दों में इसको यूं कह रहे हैं, बिजली उत्पन्न होगी, ताकि बच्चा सरलता से बात को समझ ले, है ना। तो फैराडे प्रथम नियम में बात वही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक ही उपस्थित या विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। तो आप क्लियर हो गए, यानी फ्लक्स में परिवर्तन से ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा। पहला नियम यही बात कह रहा है। ठीक है साहब। द्वितीय नियम गणितीय रूप में है जिसका हम आगे उपयोग करेंगे ना। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्वांटिटी बताता है और किससे रिलेट, फ्लक्स से किससे रिलेट करते हैं वो बताता है। द्वितीय नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। यानी यदि डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स का परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यह माइनस चिन्ह लगा रहा हूं, अभी आपको उसका अर्थ समझा दूंगा। आप चाहें तो इससे आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली में n फेरे हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और अवकलन की फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, यानी माइनस n डी फाई बाई डी टी। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सारी टर्म याद करो, कोई सा भी एक, केवल ये एक ले लो, केवल ये एक ले लो, कोई सा भी एक, है ना, वो सभी चीजें एक हैं, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड लॉ के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये लिख दिया अपन ने सब। अब यहाँ एक बात आपके जहन में आती होगी कि सब यह माइनस क्यों लगाया गया, ये सब जगह माइनस लगा रखा है। तो मैंने इसकी माइनस की वजह से ही आपको लेंज का नियम पहले पढ़ा दिया। ये माइनस वास्तव में जो लगाने वाले हैं वो लेंज है ना। तो माइनस
लेंज के नियम के कारण लगा है। यहां माइनस चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई, और यही किसका नियम था? लेंज का नियम। तो यहां माइनस चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। इस चीज को मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है और बार बार मैं करता रहूंगा कि प्रेरित के दो मायने रहेंगे, है ना। प्रेरित का एक मायना तो सदैव विरोधी रहेगा, है ना, आरोपित का, ठीक है। जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, प्रेरित धारा सदैव आरोपित धारा का विरोध करती है। तो ये माइनस चिन्ह हमें वहां भी सहायक होता है। ये माइनस चिन्ह ये बताने के लिए सहायक होता है कि हाँ, ये आरोपित का विरोध कर रहा है। ऐसा आप मत समझिएगा कि आपने माइनस चिन्ह न लगाया तो उससे नियम गलत मान लिया जाए, नहीं। माइनस चिन्ह तो केवल ये बताने के लिए कि प्रेरित सदैव विरोध की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे मैंने कल जैसे सर्किटों में स्प्रिंग वगैरह में आपको समझाया कि सब जैसे आप मान लो पाइप का या कहीं भी, जैसे मान लीजिए गोल घेरा है ना, ये ऐसा छल्ला है। अब आपसे कोई पूछे एक मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है ऐसे, ये से पूछे आपसे, तो क्या इसके त्वरण में परिवर्तन होगा? तो देखो साहब, जब ये ऊपर है तब तो इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। लेकिन जब ये छल्ले के पास आएगा, छल्ले के पास आएगा तो छल्ले में या छल्ले से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ऐसे दिखाया था थोड़ा बहुत है ना, ये बल रेखाएं गुजरी तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। तो स्वाभाविक एन सामने आ रहा है तो अंदर भी दिशा कैसे हो जाएगी? एन हो जाएगी। ये देखो, ये दिशा एन हो जाएगी, इसके तल पर भी क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। एन बन जाएगा तो स्वाभाविक छल्ले में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब एन का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यहां पर आकर त्वरण का मान जी से कम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहले तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर था क्योंकि उस समय ये स्वतंत्रता पूर्वक लटक गिर रहा था, लेकिन जैसे छल्ले के करीब आया, छल्ले के करीब आया तो छल्ले से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और लेंज कहते हैं, और यहाँ लगा माइनस चिन्ह, कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये चित्रों वाले ऐसे ढेरों सवाल आपको मिलेंगे। चित्र वाले सवालों में देखना कौन सा ध्रुव लाया जा रहा है और कौन सा ध्रुव ले जाया जा रहा है ना। जब लाते हैं, जैसे ये ध्रुव आया, अपन नीचे गिरता देख रहे हैं ना, तो यहाँ एन बना। अगर इसको मान लो विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो एन के अपोजिट यहाँ क्या बनता? एस बनता। तो ऐसे टेक्निकल बहुत तरीके से घुमा घुमा के काफी तरह के सवाल क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि अपने एकेडमिक में इतना उसका रोल जबरदस्त नहीं कहेंगे अपन, लेकिन मैं आपको जानकारी बतौर बता रहा हूं कि जब आप कंपटीशन देंगे तो चीज तो एक ही कंसेप्ट तो सीधा सीधा लेंज का नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अब उसके सवालों को, जैसे ये चुंबक वाला, कोई पाइप वाला, ऐसे डिफरेंट वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जितने अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है जहां आपको जज ही नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार बताऊं, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे आप देखना, अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर। अब चुंबकीय क्षेत्र में जैसे मान लो
एक धातु की चादर की एंट्री करवाई अपन ने, है ना, धातु की चादर की एंट्री करवाई, उसके कुछ सीन अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से ना, ये मैंने उसके सीन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो, एक के समय ये चादर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो जब चादर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र में चादर का क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, और अपन जानते हैं क्षेत्रफल का परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियम अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो इस केस में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। क्लियर? ध्यान से। अब जैसे अपन 2 पर आ गए, अब 2 में तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल कांस्टेंट ही बना हुआ है। 2 और 3 ये तो पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में है। अब आप इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको आगे पीछे घुमाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी को चलाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चलाने से फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ हो रहा? तो इन 2 स्थितियों में फ्लक्स का परिवर्तन नहीं है, तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। लेकिन चौथी स्थिति में अब क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल घट रहा है, यानी अगेन फ्लक्स में परिवर्तन होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो 1 और 4 में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, 2 और 3 में नहीं। इस टाइप से खूब तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, थोड़ा तो इसका ध्यान रखिए। बाकी आपको समझाई दिया कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है सब, ये फैराडे के दोनों नियम। द्वितीय नियम में कंफ्यूज नहीं होना है। एनी वन, ये लिख दो, अकेला ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख, कोई भी एक, एनी वन, है ना। माइनस चिन्ह अगर लिखना भूल जाते हैं तो माइनस चिन्ह की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। माइनस चिन्ह का मतलब केवल यही है कि वो विरोध कर रहा है ना सर। चलो सर, अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अब एक टॉपिक है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के सामान्य सूत्र है ना। तो सामान्य सूत्र किस किस के सब, मैं टॉपिक लिख देता हूं पहले ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, कोमा प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश, है ना, इनके सामान्य सूत्र। अब देखो, मेरी समझ अलग कहती है, मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं। इस टॉपिक के जरिए आपको यह समझाया जाएगा या मैं ये समझाऊंगा कि सूत्र नए नहीं बन रहे। वह जो सूत्र धारा विद्युतीय के समय हमने उपयोग में लिए थे, सूत्र वही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक का जो मोटिव है वो ये है कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में धारा जिसे है उसे प्रेरित धारा बोल रहे हैं, तो ओम का नियम तो आज भी लागू रहेगा। विद्युत वाहक बल की बजाय प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, नेचर तो दोनों की सेम ही है। तो जो विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र रहे होंगे वही प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए रहेंगे। तो मेरा तो इस टॉपिक के जरिए आपको ये दिखाना है कि आपने जो सूत्र पूर्व में उपयोग में लिए हैं धारा विद्युत के, वही सूत्र आज भी सार्थक हैं, उन्हीं का यूज करना है। इस टॉपिक के जरिए मैं केवल ये सिद्ध करना चाहता हूं कि सूत्र के लिए भटके नहीं, बल्कि पुराने सूत्रों को ही याद करें, है ना। यदि साहब कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से E बराबर -N d∅dt, ये तो अपन ने डायरेक्ट लिख ही दिया सब,
है ना। तो अगर कुंडली में प्रेरों की संख्या कैपिटल N है तो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, ये तो अपन पढ़ चुके, इसने लिख दिया, अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने। अब अपन बात करेंगे प्रेरित धारा की, है ना। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो भी आपको समझाता जाऊंगा। यदि कुंडली का कुल प्रतिरोध कैपिटल R है तो प्रेरित धारा, है ना, ये सब प्रेरित धारा I इज इक्वल टू E अपॉन R। अब आप देख लो, ओम का नियम काम में ले लिया मैंने सीधा। V की जगह या आरोपित विद्युत वाहक बल की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां ये बताने का उद्देश्य है कि भाई ओम का नियम धारा के लिए है, वो धारा चाहे प्रेरित हो चाहे आरोपित हो, है ना। ओम का नियम विद्युत वाहक बल के लिए चाहे वो प्रेरित हो चाहे आरोपित हो। तो देखो ओम के नियम को मैंने इस्तेमाल करके I बराबर V अपॉन R की जगह E अपॉन R लिख दिया। E का मान आप 1 से रख दें, ये सब 1 से आपने E का मान रख देना है, ये प्रेरित धारा आ गई। चाहो तो अब ये E का मॉडुलस ले लो, है ना। मॉडुलस इसलिए कह रहा हूं कि भाई माइनस चिन्ह दर्शा के क्या दर्शाना चाहते हो आप। माइनस चिन्ह का अर्थ अब क्लियर हो गया कि माइनस प्रेरित का इंडिकेशन है या प्रेरित को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने E का परिमाण ले लो, यानी माइनस चिन्ह क्यों लगाओ बार बार, ये N अपॉन R या R है ना, d∅dt। तो सब प्रेरित धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है, आरोपित धारा भी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, तो आरोपित विद्युत वाहक बल भी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है ना। तो E जो हमने कैपिटल E पढ़ा हुआ है, आरोपित विद्युत वाहक बल विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। आप यहां भी देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कैपिटल R पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन धारा पहले भी चाहे वो आरोपित हो चाहे प्रेरित हो, दोनों किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। सामने है अपने। अब सब तीसरा सेगमेंट है प्रेरित आवेश, है ना। इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, वो अपन देख लेंगे ना। प्रेरित आवेश, अब धारा से सूत्र उठाना होगा भाई। जो टॉपिक का मकसद है वो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सूत्र नया नहीं मिलेगा, है ना। देखो कैसे, I इज इक्वल टू dq dt, है ना। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसलिए dq बराबर I dt। अब देखो ये कोई सूत्र आज बनाया गया, ये सूत्र पुराना है, ऐसा कैसे उठा लिया। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, है ना। इसीलिए टॉपिक रन कर रहा। I का मान 2 से रख दो, तो 2 से वैल्यू पुट कर दो I की, है ना। ये I की वैल्यू रही अपने पास N अपॉन R d∅y dt इंटू dt कैंसिल बाई dt, यानी कुल मिला के अपने पास बचता है dq इज इक्वल टू N अपॉन R d∅। ठीक है सर। अब यदि फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 हो, अब φ1 से φ2 कुछ भी हो सकता हो, तो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो इस प्रेरित आवेश पे कुछ सवाल बनते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन कठिन नहीं होगा, है ना। सूत्र भी आपके सामने बना। तो यदि फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 हो तो कुल प्रेरित आवेश N अपॉन R, फ्लक्स का परिवर्तन φ1 से φ2 d∅ का समाकलन φ है, तो स्वाभाविक है प्रेरित आवेश N अपॉन R उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर नहीं। यानी प्रेरित आवेश को इस बात से मतलब नहीं है
कि ये परिवर्तन कितने समय में किया। आप आराम से करो, समय उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, उसके अंदर टाइम की कहीं सिचुएशन ही दिखाई अपने को नहीं देती। तो प्रेरित आवेश, जैसे अभी अपन देखें, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन में लगे समय पर निर्भर करता है, यानी परिवर्तन जितनी शीघ्रता से यानी कम समय में करोगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। आपने देखा होगा स्विच ऑन स्विच ऑफ के समय चिंगारियां निकलती हैं, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ के समय प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्यों भाई? स्विच ऑफ स्विच ऑन एक क्षणिक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो मोमेंट में यानी क्षण भर के लिए क्षण भर में घटित हो जाती है, यानी उसमें समय अल्प लगता है, और समय अल्प लगता है तो प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो स्पार्किंग क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है ना। इसी प्रकार अगर धारा में भी देखोगे तो धारा भी यानी प्रेरित धारा भी परिवर्तन में लगे समय पर निर्भर करती है। परिवर्तन जितनी शीघ्रता से होगा, प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर प्रेरित आवेश को देखें तो प्रेरित आवेश उस समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता जो परिवर्तन में लगा, है ना। तो सब ये तो फ्लक्स तो केवल प्रेरित आवेश तो फ्लक्स में परिवर्तन पर ही निर्भर करता है, उसमें लगे समय अंतराल पर नहीं। तो सब ये हमने सामान्य व्यंजक ले ली, चलिए अब हम इसके बाद एप्लीकेशन टाइप से जाएंगे। एप्लीकेशन टाइप से जाने का मतलब मेरा कुछ और है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि सब हम जो अब करेंगे, अभी हमें टास्क दे देगा, है ना। टास्क देकर हमसे ये कहेगा कि भाई इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की कैलकुलेशन करो, गणना करो। तो अब आपके सामने कुछ जो कहते हैं सिचुएशन रखी जाएगी, कुछ अवस्थाएं आपके सामने रखी जाएंगी। इन अवस्थाओं में आपको ये बताना होगा कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या नहीं। यहां ये भी समझ लें, अगर सर्किट ओपन है, खुला परिपथ है, तो प्रेरित धारा तो पैदा होने वाली नहीं है। तो खुले किसी भी सर्किट में आपको प्रेरित धारा की बात करनी ही नहीं है। हाँ, कोई जो क्लोज लूप बन जाएगा यानी बंद परिपथ होगा यानी क्लोज सर्किट होगा, तो वहां तो धारा भी प्रेरित होगी। तो साहब अब कुछ टास्क दी जा रही हैं, वहां पर हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता होगा या नहीं होगा। तो फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।